Hello everyone, welcome to Maths Adda channel. This is special class for all entrance exam of mathematics. Now today we will discuss the important 10 question of CSIR NET and IIT JEM. Now तो हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जितना ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ CSIR NET एंड IIT JEM। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज डिपेंड ऑन लिप्स्किट कंडीशन। दिस इज अ फंक्शन f इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r सच दैट कि f of x minus f of y दैट इज डिफरेंस बिटवीन f of x minus y और mod of difference between f of x minus fy is less than k times mod of x minus y raised to alpha. This is the Lipschitz condition of order alpha. इसे हम कहते हैं कि f एक फंक्शन है और f एक सेट है उन सारे फंक्शंस का। क्या कह रहा है कि f एक सेट है। Here f is a set of all those function which is satisfy the Lipschitz condition of order alpha। इस फंक्शन को हम कहते हैं कि ये एक Lipschitz कंडीशन है किस ऑर्डर का, अल्फा ऑर्डर का। और हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि जितने भी फंक्शन Lipschitz कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होते हैं। एक्चुअल में जितने भी फंक्शन अगर f सेटिस्फाई कर रहा है लिप्स्किट कंडीशंस को, चाहे अल्फा हो या ना, तो वो सारे फंक्शन हमेशा ऑलवेज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होते हैं। एंड वी नो दैट कि एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। सिंस इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी एंड ए इज राइट। नाउ फॉर द ऑप्शन सी एंड डी, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन f इज इन f। क्या हर डिफरेंशिएबल फंक्शन f के अंदर होते हैं? तो नो, क्योंकि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल बट नॉट सेटिस्फाई द लिप्स्किट कंडीशन। दैट इज फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एक ऐसा फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है, x⁴ डिफरेंशिएबल फंक्शन है, या फिर इन जनरल x⁴n डिफरेंशिएबल है बट डज नॉट सेटिस्फाई द लिप्स्किट कंडीशन। देयरफॉर एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन डज नॉट बिलोंग्स टू सेट f। मीन्स सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट डी, एवरी फंक्शन बिलोंग्स टू f इज अ डिफरेंशिएबल। मीन्स ये कह रहा है कि जितने भी फंक्शन एवरी f बिलोंग्स टू f, यानी कि इस सेट के अंदर जितने भी फंक्शन हैं क्या वो डिफरेंशिएबल होंगे। मीन्स अगर सारे फंक्शन इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं लिप्स्किट कंडीशंस को, क्या वो सारे फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे? तो नहीं। मॉड एक्स फंक्शन लिप्स्किट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है बट मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन बिकॉज mod x is not continuous at a origin। तो देयरफॉर ऑप्शन डी जो है वो एक करेक्ट नहीं होगा। मीन्स हमारे पास ऑप्शन ए और बी करेक्ट है, सी और डी ऑप्शन करेक्ट नहीं होंगे। अब प्रूफ देखते हैं कि क्यों अगर एक फंक्शन लिप्स्किट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। अब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस का डेफिनेशन क्या होता है? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, अ फंक्शन इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन अ डोमेन ऑन ए सपोज इंटरवल ए बी। यानी कि सपोज हमारे पास एक इंटरवल गिवन है ए बी। ठीक है,
अब इस इंटरवल पे मैं ये कहना चाहता हूं कि f जो है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि अगर एक फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हमेशा इंटरवल पे होता है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है किसी डोमेन पे, तो इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन बी ए ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 विच इज डिपेंड ओनली ऑन एप्सिलॉन, डिपेंड्स ओनली ऑन एप्सिलॉन, डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स। ये मैं हर लेक्चर में बता चुका हूं कि अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो वो डिपेंड करना चाहिए ओनली ऑन एप्सिलॉन। यूनिफॉर्मली वर्ड चाहे जहां आ जाए, चाहे वो सीक्वेंस में हो, चाहे वो यूनिफॉर्मली जब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में हो, या फिर यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो, वो कभी भी पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। तो सच दैट कि वेनेवर डिफरेंस बिटवीन मॉड एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा, तो उनके इमेज का डिस्टेंस दैट इज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए बी। अब ये ए बी स्मॉल ए बी भी हो सकता है या फिर क्लोज इंटरवल ए बी भी। तो किसी भी फंक्शन को हम यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस तब कहेंगे जब हर एक एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा डेल्टा ढूंढ के लाना है फॉर एवरी एप्सिलॉन we choose a delta, that is there exists a delta, that means we choose a delta which does depends only on epsilon, that is which does not depend on the point, such that whenever the distance between x and y is less than this delta, then their difference between their image is less than epsilon. That is the definition. Now we have a given, since f satisfy Lipschitz condition, that is f of x minus f of y is less than k into x minus y. Now if we choose for every epsilon greater than 0 or for every epsilon greater than 0 choose delta, suppose यहां पे डेल्टा को हम अभी ऐसे रखते हैं, तो यहां पे डेल्टा को हमें चूज करना है, ठीक है। तो सच दैट कि जब भी x और y के बीच का डिस्टेंस डेल्टा से लेस देन होगा, तो इंप्लाइज दैट f ऑफ x माइनस f ऑफ y इज, वी हैव ऑलरेडी गिवन कि जो डिफरेंस होगा f ऑफ x माइनस f ऑफ y का वो लेस देन इज इक्वल टू है, यहां पे लेस देन इज इक्वल टू है। तो अगर ये डिस्टेंस लेस देन k टाइम्स x माइनस वाई रेस टू अल्फा है, तो यहां पे ये लेस देन हो जाएगा, सिंस डिफरेंस बिटवीन मॉड x माइनस वाई यानी कि जो x और y का डिस्टेंस है वो लेस देन डेल्टा है, तो देयर फोर दिस इज k रेस टू अल्फा। तो यहां पे हम डेल्टा को क्या चूज करेंगे एप्सिलॉन के लिए, तो वी चूज डेल्टा हियर एप्सिलॉन बाय k रेस टू 1 बाय अल्फा। तो क्लियरली यहां पे ये जो डेल्टा है सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, और ये तो सारे कांस्टेंट है। वे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि k एंड अल्फा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, अल्फा और k एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, जीरो नहीं है। तो देयरफॉर क्लियरली ये जो फंक्शन है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो गया। अगर ये फंक्शन इस लिप्स्किट कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो दैट मीन्स हमने प्रूव किया कि ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगी। अब यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इसलिए है क्योंकि हियर डेल्टा ओनली डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट, एंड वी नो दैट every uniformly continuous function is again a continuous function. तो therefore हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी राइट था।
थर्ड और फोर्थ के लिए हम एग्जाम्पल ले लेंगे। हम प्रूव कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये लिपस्टेट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, बट एक्स स्क्वायर फंक्शन ये डिफरेंशिएबल है, क्योंकि अगर हम इसे स्प्लिट करेंगे तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और जब हम यहां पे डेल्टा को चूज करेंगे या फिर हम इसे इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो देयरफॉर दिस इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन बट विच इज नॉट सेटिस्फाई द लिपस्टेट कंडीशन। तो ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। फिर फोर्थ ऑप्शन हम प्रूव कर सकते हैं कि मॉड x माइनस मॉड y इज लेस देन मॉड x माइनस y, तो ये लिपस्टेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट मॉड x फंक्शन इज नॉट अ डिफरेंशिएबल। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी राइट है, जबकि सी और डी ऑप्शन रॉन्ग है। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कंसिडर द सेट। यहां पे हमारे पास एक सेट गिवन है। सेट में ये कह रहा है कि x इज अ सेट माइनस इंफिनिटी टू जीरो यूनियन 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ r। यानी कि r हमारे पास एक स्पेस हो गया है या फिर एक सबसेट है जिसके अंदर हम एक x नॉन एम्प्टी सबसेट ले रहे हैं, या फिर एक इंटरवल यूनियन 1/n ये एक सेट है विद द सब स्पेस टोपोलॉजी। तो अब ये क्वेश्चन सिंपल मैट्रिक स्पेस का नहीं बल्कि टोपोलॉजी का क्वेश्चन है। तो टोपोलॉजी में जो सब स्पेस का डेफिनेशन होता है वो थोड़ा डिफरेंस होता है। तो पहले हम डेफिनेशन समझेंगे सब स्पेस के और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि सब स्पेस क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक सेट है x, सपोज ये एक नॉन एम्प्टी सेट है x। तो इस सेट को हम कहना चाहते हैं कि ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगा। कब होगा? जब यहां पे एक टोपोलॉजी डिफाइन होगी। अब टोपोलॉजी का डेफिनेशन ये होता है कि ये एक कलेक्शन होता है सबसेट ऑफ x, यानी कि x का जो पावर सेट होगा उस पावर सेट में से उसके सबसेट का हम कलेक्शन लेते हैं, यानी कि एक कलेक्शन ऑफ पावर सेट होता है, पावर सेट के सबसेट का कलेक्शन होता है। और वो जो कलेक्शन होगी उसके पास 4 कंडीशन होते हैं कि इस सेट के पास एक तो एम्प्टी सेट होना चाहिए, एक तो पूरा सेट होना चाहिए, और इसके अलावा सपोज अगर इसके पास सपोज ए सेट है, बी सेट है, तो ए यूनियन बी होना चाहिए। अगर इस सेट के पास ए और बी है तो ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए, बट यूनियन के लिए ये आर्बिट्ररी होना चाहिए, और जबकि इंटरसेक्शन के लिए द फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ए आई इज अगेन इन ए। यानी कि सपोज हम a1 से लेके सॉल्व अप टू तक an, अगर ये फंक्शन इस टोपोलॉजी के अंदर है तो जितने भी इसके फाइनाइट इंटरसेक्शन होंगी वो भी टोपोलॉजी के अंदर होना चाहिए। अगर a और b सेट, अगर a और b या फिर ai a1 a2 सॉल्व अप टू आर्बिट्ररी अगर सेट इस टोपोलॉजी के अंदर है तो उसका यूनियन, आर्बिट्ररी यूनियन भी इस टोपोलॉजी के अंदर होना चाहिए। दैट मीन्स अगर इस तरीके का टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं सेट के लिए, दैट मीन्स ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आता है सब स्पेस टोपोलॉजी। तो उसके लिए आपको एक डेफिनेशन याद रखना है कि जैसे हम किसी मैट्रिक्स स्पेस के अंदर ओपन सेट बोलते हैं, तो x अगर एक टोपोलॉजिकल स्पेस है तो x के अंदर सारे ओपन सेट वही होंगे जो वो टोपोलॉजी के मेंबर है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द यूजुअल जो हमारा मैट्रिक्स स्पेस एंड द टोपोलॉजी। मींस अगर सपोज ये हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है और इसके ऊपर एक हमने टोपोलॉजी डिफाइन किया है टाउ, तो जो टाउ के मेंबर होंगे, सपोज दिस इज द मेंबर ऑफ टाउ, तो ये क्या होगा? हमारे पास ओपन सेट होंगे। अगर सपोज एक एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू जी,
does not belongs to tau, that means x is not open. अगर कोई एलिमेंट टाउ को नहीं बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट कभी भी ओपन सेट नहीं हो सकता. अब सपोज हमने x ले लिया, एक x टाउ हमारे पास एक, सपोज दिस इज अवर टोपोलॉजिकल स्पेस. अब इसके अंदर एक सेट ले लेते हैं, सपोज A विच इज नॉन एम्प्टी सेट. मीन्स हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस लिया है, उस स्पेस के अंदर हम एक सेट ले रहे हैं A जो कि नॉन एम्प्टी सेट है. अब इस A को मीन्स हमने क्या किया, पहले x, इस x के ऊपर हमने डिफाइन कर दिया एक टोपोलॉजी टाउ. अब यहां पे हमने एक सेट ले लिया, सपोज y ले लेते, ठीक है, विच इज y इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट. तो यहां पे इस टाउ को एक रिलेटिव टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे जिसे हम डिनोट करेंगे टाउ y से. अब इस टाउ y को हम ये कहेंगे कि जो y है इस टाउ y के ऊपर क्या फॉर्म करेगा, एक सबस्पेस टोपोलॉजी ऑन x. या फिर ये जो टाउ y है ये डिफाइन हो रहा है द सब स्पेस टोपोलॉजी और इंड्यूस टोपोलॉजी. यानी कि हम इसे इंड्यूस कर रहे हैं, इस गिवन टोपोलॉजी से इंड्यूस करके हम y नॉट पे डिफाइन कर रहे हैं. तो ये जो टाउ y है इसे फॉर्म करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है कि इज इक्वल टू इस टाउ के जितने भी मेंबर होंगे वो A इंटरसेक्शन GI होंगे, वेयर GI इज अ मेंबर ऑफ टाउ. यानी कि जितने भी एलिमेंट इस टाउ के होंगे उन सारे एलिमेंट का A के साथ इंटरसेक्शन ले रहा है. यानी कि इस टोपोलॉजी, इस सबस्पेस टोपोलॉजी के अंदर जो सारे एलिमेंट होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, द इंटरसेक्शन ऑफ, यहां पे सॉरी A नहीं हमने Y लिया है, तो Y इंटरसेक्शन GI वेयर GI इज अ मेंबर ऑफ टाउ. तो ये हम इसे कहते हैं कि ये जो Y है विथ टोपोलॉजी टाउ Y या फिर रिलेटिव टोपोलॉजी के साथ ये क्या फॉर्म करता है, एक सबस्पेस टोपोलॉजी ऑफ X. तो ये डेफिनेशन होता है. यानी कि अगर कभी भी हम Y के एलिमेंट लेंगे तो Y के एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे, द A इंटरसेक्शन GI. तो ये होता है हमारे पास सब स्पेस टोपोलॉजी. बाकी तो सिंपल हम जैसे यूजुअल प्रूव करते हैं ठीक उसी तरीके से प्रूव करेंगे, क्योंकि हमारा सबसेट रियल नंबर पे, ठीक है, और रियल नंबर भी एक टोपोलॉजी डिफाइन करता है विथ यूजुअल टोपोलॉजी. कंसिडर द सेट, एक सेट है माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक, दूसरा सेट है 1/n. वी नो दैट कि 1/n कैसे होते हैं, माइनस इंफिनिटी टू 0 कैसे होता है. अब ऑप्शन ये है कि क्या 0 आइसोलेटेड पॉइंट है या फिर -2 से लेके 0 तक ये ओपन सेट है, या 0 लिमिट पॉइंट है, या फिर -2 0 इज एन ओपन सेट. अब वैसे तो डायरेक्ट देख के हम बता सकते हैं कि 0, अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो क्लियरली बता सकते हैं कि 0 लिमिट पॉइंट होगा. तो अगर 0 लिमिट पॉइंट है तो 0 आइसोलेटेड पॉइंट नहीं हो सकता. क्लियरली -2 एक ओपन सेट है, क्लियरली -2 0 एक ओपन सेट नहीं है. बट यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर थोड़ी डिफरेंट होते हैं. बाकी क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि -2 इज नॉट ओपन सेट, तो देयरफॉर ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. यहां से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी. 0 क्लियरली इस सेट का लिमिट पॉइंट है, और यहां पे अगर ये लिमिट पॉइंट है तो आइसोलेटेड पॉइंट नहीं हो सकता. मीन्स हमारा ऑप्शन सी और डी राइट होगा. बट हम टोपोलॉजी के डेफिनेशन से प्रूव करेंगे. अगर हम ध्यान से देखें हियर, हमारे पास जो एक्स सेट गिवन है, एक्स सेट गिवन है इस तरीके से कि -इंफिनिटी से लेके यहां पे 0 यूनियन, ये सपोज हमारे पास कुछ 1/n सेट है. जैसे हम कहते हैं सपोज दिस इज 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. मीन्स ये सेट कैसे होगा, पहले 1, फिर यहां पे हाफ, फिर यहां पे सपोज 1/3, सॉल्व अप टू ऐसे. फिर इसकी लिमिट पॉइंट कितनी होगी, वी नो दैट कि 1/n की लिमिट पॉइंट 0 है. पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0 इज एन आइसोलेटेड पॉइंट.
अब जीरो को आइसोलेटेड पॉइंट बताना है, तो जीरो आइसोलेटेड पॉइंट है, इसका मतलब जीरो इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। सिंस जीरो अब अगर आइसोलेटेड पॉइंट है, क्लियरली जीरो इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। अब जीरो लिमिट पॉइंट नहीं है, मीन्स जीरो के अराउंड अगर हम एक, सपोज दिस इज अवर जीरो, इफ वी ड्रॉ अ नेबरहुड अराउंड अ जीरो, इट डज नॉट कंटेन मीन्स अगर ये जीरो लिमिट पॉइंट नहीं है, मीन्स जीरो के अराउंड अगर हम एक नेबरहुड ड्रॉ करेंगे तो जीरो को छोड़ के और कोई पॉइंट सेट के नहीं आने चाहिए। तो समझते हैं ना। अब जीरो के अराउंड में अगर एक नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, अब जीरो के अराउंड अगर एक नेबरहुड ड्रॉ कर रहे हैं तो ये किस फॉर्म के होगा, क्योंकि ये सब स्पेस टोपोलॉजी है, तो सब स्पेस टोपोलॉजी के अंदर जीरो के अराउंड अगर एक नेबरहुड होगा तो ये ए बी इंटरसेक्शन एक्स में होगा, क्योंकि एवरी ओपन सेट इज ऑफ द फॉर्म इस टाइप के होंगे, क्योंकि यहां पे हमारे पास एक्स एक सबसेट है, जैसे वहां पे वाई था। वेयर अब ए बी क्या होगा, जीरो के अराउंड नेबरहुड कर रहे हैं, मीन्स जो लेफ्ट साइड में होगी वो ए होगा और जो राइट साइड में है बी, तो देयर फोर ए इज लेस देन जीरो एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो। तो क्लियरली इस सेट में एक्स के तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, क्योंकि ये जो 1/2 1/3 ये भी तो सब सेट के पॉइंट हैं। अब इस सेट के पास एक्स के बहुत सारे पॉइंट हैं, तो जीरो इज नॉट, जीरो आइसोलेटेड पॉइंट कह रहा है, बट आइसोलेटेड पॉइंट का मतलब तो ये होता है कि जीरो पे अगर हम एक नेबरहुड ड्रॉ कर रहे हैं, जीरो के अराउंड अगर एक नेबरहुड ड्रॉ कर रहे हैं तो इट कंटेन्स ओनली जीरो पॉइंट, बट इसके अराउंड नेबरहुड ड्रॉ करने पे ए बी का इंटरसेक्शन में एक्स के बहुत सारे, इस साइड बहुत सारे पॉइंट आएंगे और ये साइड बहुत सारे पॉइंट आएंगे। दैट मीन्स इस सेट के पास बहुत सारे पॉइंट एक्स के आ रहे हैं। दैट मीन्स जीरो इज नॉट एन आइसोलेटेड पॉइंट, क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि जिस पॉइंट पे खड़े होके अगर एक नेबरहुड ड्रॉ करेंगे तो एक्चुअल डेफिनेशन तो इतना होता है कि अदर देन जीरो, मतलब जैसे कि ए पे अगर ए को लिमिट पॉइंट चेक करना है तो इस पॉइंट पे खड़े होकर एक नेबरहुड ड्रॉ करो, तो इस पॉइंट को छोड़ के अदर देन दिस पॉइंट देयर एटलीस्ट वन पॉइंट, बट हम इसे फर्दर हम प्रूव करते हैं कि वो एक से ज्यादा पॉइंट होता है इनफाइनाइट पॉइंट, क्योंकि अगर फाइनाइट पॉइंट होगा तो हम एक एप्सिलॉन ऐसा चूज करेंगे कि वो हर, मतलब जितने भी फाइनाइट पॉइंट है उन सारे फाइनाइट से एक ऐसा डिस्टेंस चूज करेंगे कि उन सारे फाइनाइट पॉइंट से डिस्टेंस कम हो। सपोज हर पॉइंट का डिस्टेंस a1 a2 सॉल्व अप टू an है, तो हम ऐसा डिस्टेंस चूज करेंगे जो कि an से मिनिमम हो। दैट मीन्स वो क्लियरली फिर वो कहते हैं कि इनफाइनाइट पॉइंट होगी, तो ये क्लियरली आइसोलेटेड सेट नहीं होगा। देयरफॉर जीरो इज नॉट एन आइसोलेटेड बिकॉज इट इज अ लिमिट पॉइंट। बट यहां पे जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो कह रहा है कि जीरो जो है वो लिमिट पॉइंट है किसका, 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि 1/n n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस सेट का जीरो इज अ लिमिट पॉइंट। अब थोड़ा ध्यान समझना, फिर से वही जीरो के अराउंड अगर मैं नेबरहुड बनाऊं तो इस नेबरहुड कैसे होंगे, ए बी इंटरसेक्शन एक्स सेट इस टाइप के, ये दिस इज माई ए दिस इज बी, और ये सपोज यहां पे 1/2 कुछ इस तरीके से धीरे धीरे बहुत सारे पॉइंट होंगे। अब क्लियरली अगर लिमिट पॉइंट बताना है तो यहां पे मैं अगर एक नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूं तो सेट के इनफाइनेटली मेनी पॉइंट होने चाहिए, बट यहां पे सेट क्या है, 1/n n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो क्लियरली यहां पे सेट के बहुत सारे पॉइंट होंगे ना इनफाइनेट, क्योंकि 1 1/2 1/3 सॉल्व अप टू, इससे यहां पे क्लियरली बहुत सारे पॉइंट होंगे। ये साइड, तो ये साइड तो 1/n के एक भी पॉइंट नहीं है, बट यहां पे कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनेटली मेनी पॉइंट, तो क्लियरली जीरो इज अ लिमिट पॉइंट। यहां पे x की लिमिट पॉइंट नहीं पूछा, इस सेट की लिमिट पॉइंट पूछा, बट इस सेट के भी कितने पॉइंट है, बहुत सारे। लास्ट में हमने देखा था कि पूरे x के अंदर तो ये साइड के पॉइंट भी आ रहे थे, मतलब अनकाउंटेबल। यहां पे काउंटेबल तो अनकाउंटेबल तो नहीं होंगे, बट इनफाइनेटली मेनी होंगे, तो देयरफॉर जीरो इज ए लिमिट पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो रॉन्ग है, बट ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट।
ना अब ये कह रहा है कि -2 और 0 इज एन ओपन सेट, कि -2 और 0 ये एक ओपन सेट होगा। ठीक है, देखते हैं। दिस इज अवर सेट। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सेट है ये क्या होगा, ओपन सेट होगा। तो क्लियरली 0 है, सपोज फॉर एग्जांपल हम 0 को, तो हम प्रूव करेंगे कि जो 0 है इज नॉट अ इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि ओपन सेट का डेफिनेशन क्या होता है कि अ सेट इज सेड टू बी ओपन इफ एवरी पॉइंट ऑफ दैट सेट इज एन इंटीरियर पॉइंट, कि द एवरी पॉइंट ऑफ द गिवन सेट इज एन इंटीरियर पॉइंट। बट हियर if we take 0 is not an interior point, because why 0 is not an interior point, since suppose 0 is an interior point। अब मान लेते हैं कि 0 इंटीरियर पॉइंट है, सपोज 0 इज एन इंटीरियर पॉइंट। तो व्हाट विल वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा कि अगर 0 इंटीरियर पॉइंट है तो यहां पे एक नेबरहुड ड्रॉ करनी होगी कि इफ A is an interior point, the every neighborhood, चाहे जितना स्मॉल इनफ एप्सिलॉन ड्रॉ करे वो सेट के अंदर कंटेन करना चाहिए। बट यहां पे अगर हम कैसे भी नेबरहुड ड्रॉ करें तो ए बी इंटरसेक्शन एक्स इस टाइप के पॉइंट होंगे। बट क्लियरली जब हम यहां पे एक नेबरहुड ड्रॉ करेंगे तो ऐसे सेट के पास बहुत सारे एलिमेंट होंगे जो x के अंदर कंटेन नहीं करेंगे, क्योंकि जो 1/n सेट है इसके पास सारे 1 रैशनल नंबर तो कंटेन कर रहे हैं बट इरेशनल नंबर कंटेन नहीं करता है। तो देयरफॉर जब हम नेबरहुड ड्रॉ करेंगे तो वो हमारे सेट के अंदर, x सेट के अंदर नहीं आ रहा है। तो देयरफॉर -2 0 इज नॉट अ ओपन सेट, सिंस 0 इज नॉट अ इंटीरियर पॉइंट। And we know that definition of open set. A set is said to be open if every point is an interior point. Means clearly जो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, रॉन्ग। नाउ अगर अब हम बात करते हैं कि -2 0 इज एन ओपन सेट। ठीक है, अब -2 0 एक ओपन सेट है, तो -2 0 अगर ओपन सेट है तो ये किस फॉर्म का होगा, -0 इंटरसेक्शन x फॉर्म का होगा, क्योंकि ओपन सेट एंड वी नो दैट ओपन सेट है मींस वो टोपोलॉजी के अंदर बिलोंग करेगा। और टोपोलॉजी के डेफिनेशन ओपन सेट की कैसी होती है कि -2 0 इंटरसेक्शन x। बट अगर हम x को ध्यान दे तो x क्या था हमारा, -इंफिनिटी से लेके 0 तक, और यहां पे 1/2 सॉल्व अप टू इस तरीके के पॉइंट थे। बट -0 से लेके अगर इस 0 का x के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर से तो यही सेट आ जाएगा, -2 0, एंड क्लियरली दिस सेट इज ओपन सेट। अब ये R के अंदर ओपन सेट है, तो देखो -2 0 क्लियरली एक ओपन सेट है, तो देयरफॉर आवर सेट इज ओपन। तो देयरफॉर हमारा ऑप्शन सी और डी राइट है, बाकी ए और बी ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, तो सी और डी ऑप्शन राइट है, बाकी ए और बी ऑप्शन रॉन्ग। ना अब 183 हियर वी हैव अ गिवन देयर आर 3 सेट A1 A2 A3 दिस इज गिवन एंड देन देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन आर स्क्वायर सच दैट कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एयर। मीन्स फंक्शन को डिफाइंड इस तरीके से किया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए जे फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए जे। तो ये डेफिनेशन है कि अगर एक्स किसी ए जे को बिलोंग कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करेंगे ए जे से, और ये हमारे पास 3 सेट है। तो डेफिनेशन कंटिन्यूअस फंक्शन की क्या होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, या फिर ग्राफिकली वो फंक्शन कैसे होना चाहिए, देयर इज अ नो होल और देयर इज अ नो ब्रेक बिटवीन ग्राफ, कर्व में कोई भी होल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कंटिन्यूअस। तो पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
पहले ध्यान से देखिए, तो ये सेट ये कह रहा है कि वो सारे ऑर्डर पेयर होंगे जो कि एक यूनिट डिश है। सेकेंड ये कह रहा है कि 1 1, यानी कि एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस पूरी रियल लाइन होगी। थर्ड पे ये कह रहा है कि एक सिंगल पॉइंट है 0 2। मीन्स अगर इस सेट का कुछ डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरीके से डायग्राम होगा, यानी कि हमारे पास A1 जो सेट है ये एक यूनिट स्पेयर है, ठीक है। जो ये सेट है A1 एक यूनिट स्पेयर है, तो -1 1 1 -1। A2 सेट ये कह रहा है कि वो सारे लाइन जिसका x तो फिक्स है बट y चेंज हो रहा है, तो दिस इज अवर A2। A3 ये कह रहा है कि वो एक पॉइंट है 0 2, तो 0 मतलब x एक्सिस 0, यहां पे 1, तो ये हमारा A3। तो क्लियरली हम देखें तो A1 A2 3 को मिला के तो कभी कंटिन्यूअस फंक्शन हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइन करने के लिए तीनों सेट आपस में कुछ इस तरीके से होने चाहिए। तो यहां पे क्लियरली A3 को तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते साथ। तो कंटिन्यूटी हम कैसे कर सकते हैं, यहां पे इस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हमारे पास फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू AJ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू AJ। अब सिंस यहां पे ये पॉइंट कॉमन आ रही है, 0 1 पॉइंट ये कॉमन आ रहा है, सॉरी 0 1 नहीं 1 0, ठीक है। तो 1 0 दिस इज द कॉमन पॉइंट। तो देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 0 if x belongs to A1 and f of x is equal to 1 0 if x belongs to A2। मीन्स हमारे पास अगर x A1 को बिलोंग करेगा 0 1 पे तो भी इस पॉइंट पे 1 0 आ रही है, अगर x बिलोंग कर रहा है A2 को तो भी ये पॉइंट आएगी। तो अब कंटिन्यूटी के लिए यहां पे जो फंक्शनल वैल्यू है वो तो सेम आना चाहिए, यानी कि अगर ये पॉइंट A1 को बिलोंग कर रहा है या A2 को बिलोंग कर रहा है तो इस पॉइंट पे जो दोनों की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी कि A1 इज इक्वल टू A2 होना चाहिए। मीन्स अगर x जैसे क्या कर रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू A1 होगा अगर x बिलोंग कर रहा है 0 1 को, यानी कि ये पॉइंट कहां आ रही A1 में, और f ऑफ x इज इक्वल टू A2 अगर सपोज जब x बिलोंग कर रहा है 0 1 इज इक्वल टू A2, मतलब ये भी पॉइंट कहां पे A2 पे। सपोज यहां पे इंटरवल नहीं है पॉइंट, ठीक है। अगर हम x को 0 1 को ले रहे तो ये A1 पे बिलोंग कर रहा है, यहां पे भी 0 1 बिलोंग कर रहा है A2 को। अगर A2 बिलोंग करेगा तो ये A2 है, अगर A1 को बिलोंग कर रहा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी A1। तो अगर हमें कंटिन्यूटी मेंटेन रखना है तो ये जो दो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये दो वैल्यू इसको अप्रोच कर रही है तो द फंक्शनल वैल्यू ऑल्सो अप्रोच, यानी कि A1 की वैल्यू A2 के इक्वल होनी चाहिए। सिंपल डेफिनेशन का यूज करके कि अगर ये दोनों पॉइंट आपस में इक्वल होंगे तो देयर इमेज मस्ट बी इक्वल। द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज लेस देन डेल्टा, दैट मीन देयर इमेज f of x minus f of must be less than epsilon। तो therefore by using definition हम क्लियरली कह सकते हैं कि A1 A2 must be equal। अब A3 पॉइंट से तो कुछ मतलब ही नहीं, क्योंकि A3 तो हमारा सेट के कुछ लेना देना ही नहीं है कंटिन्यूटी के लिए। तो ये ऑप्शन नंबर क्लियरली D is right, at least two of the number A1 A3 are equal। अब कम से कम नहीं, तो यहां पे ऑप्शन नंबर फॉर ऑल रियल वैल्यू ये भी रॉन्ग हो जाएगा, A1 A2 A3 ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब यहां पे एटलीस्ट कह रहा है तो
इफ एंड ओनली इफ एटलीस्ट टू ऑफ द नंबर्स a1 a2 और a3 आर इक्वल। अब दोनों में से एटलीस्ट टू नहीं, यहां पे सिर्फ a1 और a2, एग्जैक्टली a1 a2 इक्वल होना चाहिए, देयरफॉर दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नाउ क्वेश्चन नंबर 184 विच इज डिपेंड ऑन द रेट ऑफ कन्वर्जेंस। सिंपल, ये बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं कि अगर लिमिट इंफिनिटी जा रही है, अब यहां पे log x का जो रेट है वो x मतलब x रूट से स्मॉल होता है, देयरफॉर ये वैल्यू हमेशा अप्रोच करेगी जीरो पे। x का भी रेट ऑफ कन्वर्जन ज्यादा होता है, तो देयरफॉर अगर डिनोमिनेटर का रेट ऑफ कन्वर्जन ज्यादा है और x की लिमिट इंफिनिटी पे है तो ये वैल्यू हमेशा जीरो पे जाती। तो ये वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए, ये वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए, मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग। यहां पे एक इंफिनिटी एक जीरो, ये भी ऑप्शन रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि दोनों जीरो, राइट। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि ये एग्जिस्ट होगा बट ये एग्जिस्ट नहीं होगा, तो रॉन्ग। तो सी ऑप्शन राइट है, क्योंकि रेट ऑफ कन्वर्जेंस डिनोमिनेटर का ज्यादा है। वी नो दैट कि चाहे वो लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, ये सारे का जो रेट होता है वो ग्रेटर देन log x होता है। एक स्टेज में जाने के बाद, मतलब कुछ स्टेज के बाद रूट एक्स की रेट भी log x से ज्यादा होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 185, ये IIT एग्जाम का क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल रिजल्ट है कि f इज अ फंक्शन गोइंग फ्रॉम -1 टू r सच दैट कि f रेज टू nx इज लेस देन 1। क्लियरली अगर हर एक डेरिवेटिव लेस देन 1 है और इंटरवल -1 to 1 है, सिंस अब इसके हर एक डेरिवेटिव लेस देन -1 है, तो ये कह रहा है कि देन f हैज अ कन्वर्जेंट पावर सीरीज होगा इन द एक्सपांशन। तो क्लियरली जो आंसर होगा इसका -1 to 1 होगा। सॉरी, एवरी x बिलोंग्स टू -1 to 1, यानी कि इस इंटरवल में एक पावर सीरीज एक्सपांशन एग्जिस्ट होगी। किस नेबरहुड में? -1 to 1। तो ये वाला रॉन्ग, ये वाला रॉन्ग। दिस इज द थ्योरम। या फिर हम एक एग्जांपल लेके, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम f ऑफ x को डिफाइन कर सकते हैं। सपोज समेशन n x एस टू n वेर n इज गोइंग फ्रॉम 1 to infinity। क्लियरली हम शो कर सकते हैं कि जिसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो कितना होगा, -1 to 1। और ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि n टाइम डिफरेंशिएबल भी है, और हर एक मॉड का जो डिफरेंस, अगर हम x की वैल्यू -1 to 1 लेते हैं तो हर बार जो फंक्शन की nth डेरिवेटिव होगी वो मॉड ऑफ f रेज टू n ऑफ x इज लेस देन 1 होगी। ना ऑप्शन नंबर 186, ये भी IIT जैम का क्वेश्चन है कि अगर f a ग्रेटर देन 1 एंड एफ जी एच -a to a r जा रहा है, अगर ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट कि फॉर सम c विथ c इज बिटवीन 0 to a वेयर a इज ग्रेटर देन 1। अब यहां पे हमारे पास तीन कंडीशन है कि f ऑफ x की वैल्यू 0 होगी ओनली फॉर -a to a, -a 0 और ये, यानी कि 3 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू 0 होगी। सेकेंड ऑप्शन ये है कि f डैश x, जिसे डिफाइन किया g ऑफ x, यानी कि g ऑफ x इज अ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x एंड इट इज 0 व्हेन x इज इक्वल टू -1 and 1, एंड g डैश x इज इक्वल टू h ऑफ x which is 0 only for x is equal to -c to c. The possible relation between f, g, h and g and h. तो क्लियरली इसे हम एक तो ग्राफिकल मेथड का यूज करके कर सकते हैं। सेकेंड, ये क्लियरली है पता चल रहा है कि f ऑफ x को डिफाइन किया है 0, दैट मीन्स ये हमें क्या बता रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि ये कट कहां कर रही है, जहां पे x एक्सिस को कट कर रही है, तो किस पॉइंट पे कट कर रही है, -a 0 and a। f डैश x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स मैक्सिमा और मिनिमा, कि कहां पे ग्राफ कहां हो रही, मैक्सिमा हो रही और मिनिमा हो रही, और उसे डिफाइन किया g ऑफ x, तो किस पॉइंट पे कर रही है, -1 0 और 1 पे। नेक्स्ट g डैश x को डिफाइन किया h ऑफ x, मीन्स ये कह सकते हैं कि दिस इज डबल डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x which is 0 at -c to c, and we know that कि the डबल डेरिवेटिव हमें बेंडिंग बताता है, कि यानी कि किस पॉइंट पे ग्राफ बेंड हो रहा है, कि कॉनकेव अपवर्ड कब हो रहा है और कॉनकेव डाउनवर्ड कब हो रहा है। या फिर क्लियरली इस रिलेशन को देख के हम ये बता सकते हैं कि जो रिलेशन है तीनों के बीच में,
जी ऑफ एक्स इज नथिंग बट एफ डैश, तो देयरफॉर यहां पे g इज इक्वल टू एफ डैश एंड h इज नथिंग बट g डैश। या फिर हम ग्राफिकल मेथड का यूज करके भी कर सकते हैं। हाँ, क्लियरली हमें बोला है कि जो a है माइनस ए टू ए, ये हमारे पास एक इंटरवल गिवन है वेयर देर इज ए रिलेशन बिटवीन सी दैट इज सी इज लेस देन 1 एंड ए इज ग्रेटर देन 1। मीन सी की जो वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर है और 1 से क्या है, लेस देन है। मीन सी क्या होगा, किसके बीच में आएगा, 0 to 1 एंड ए इज ग्रेटर देन 1। तो देयरफॉर माइनस ए 1 क्या होगा, हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरवल होगा। अब फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया है, कि एफ फंक्शन इज इक्वल टू 0, ये किस पॉइंट पे 0 हो रहा है, माइनस ए 0 और ए पे। यानी कि कुछ ग्राफ इस तरीके से होगा, ये एफ ऑफ एक्स की ग्राफ, या फिर कुछ इस तरीके से ग्राफ होगी, क्योंकि वो एक्सिस को कितने बार कट करेगा, सिर्फ एग्जैक्टली 3 पॉइंट पे, यानी कि माइनस 0 और ए पे। सेकेंड हमारे पास जो एफ डैश एक्स है उसे डिफाइन किया है जी ऑफ एक्स। अब एफ डैश एक्स को जी ऑफ एक्स डिफाइन किया, तो अगर हम इसी क्लियरली अगर एफ डैश एक्स को देखें तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ये 0 हो रहा है किस पॉइंट पे, -1 0 1 पे। यानी कि -1 0 एंड जो 1 पे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी। यानी कि इस पॉइंट पे ये क्या होगा, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। थर्ड कंडीशन ये कह रहा है कि जो इसके डबल डेरिवेटिव है वो बेंडिंग कर रही है किस पॉइंट पे, -c और c पे। यानी कि जो ये बेंड होना स्टार्ट होगा, मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से, ये जो बेंडिंग होता है वो किस पॉइंट पे होगी, एक तो -c पे होगी और एक तो +c पे होगा। तो याद रखना है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये हमेशा ये बताता है कि किस पॉइंट पे फंक्शन कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। जब हम डेरिवेटिव की बात करते हैं तो किस पॉइंट पे ये मैक्सिमा मिनिमा हो रहा है। और थर्ड हमारे पास जो डबल डेरिवेटिव है वो बेंडिंग बताता है, यानी कि अगर कुछ इस तरीके का ग्राफ हो तो ग्राफ अगर कॉनकेव अपवर्ड है दैट मीन्स ये हमारे पास एफ डैश डबल एक्स इज ग्रेटर देन 0। अगर सपोज इस तरीके का ग्राफ है तो इसे हम कहते हैं एफ डबल डैश इज लेस देन 0, यानी कि ये हमारे पास कॉनकेव डाउनवर्ड है। और जिस पॉइंट पे इन्फ्लेशन पॉइंट होता है जिसे हम कहते हैं कि एफ डबल डैश इज इक्वल टू 0, यानी कि जहां से ग्राफ बेंड होना स्टार्ट होती है। तो सिंपल ग्राफिकल मेथड से या फिर हम रिलेशन देख के बता सकते हैं कि ये जो फंक्शन उनके बीच में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, नाउ तो क्वेश्चन नंबर 187। अब 187 ये कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है कि एफ अगर एक होलोमॉर्फिक फंक्शन है एक डोमेन पे, जो कि एक कैसा डोमेन है कि z बिलोंग्स टू c सच दैट मॉड z इज लेस, मीन्स हमारे पास एक यूनिट स्पेयर गिवन है और जिसकी वैल्यू मॉड f ऑफ z इज लेस देन इज इक्वल टू 1। g ऑफ z को इस तरीके से डिफाइन किया है कि f ऑफ z बाय z when z is not is equal to 0 and if z is equal to 0 the g of z is f dash 0। अब इस तरीके से हमारे पास फंक्शन को डिफाइन किया है। तो यहां पे इसे हम जो हमें प्रूव करना है, देखो हमें अगर किसी तो एंट्रेंस एग्जाम में हमेशा याद रखना है जितना ज्यादा आपके पास काउंटर एग्जाम्पल होंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। ठीक है, अगर किसी सपोज हमें किसी चीज को प्रूव करना है या फिर राइट बताना तो प्रूव करना है,
अगर किसी चीज को रॉन्ग बताना है इसका मतलब वहां पे हमें काउंटर एग्जांपल देना है। अगर कोई चीज राइट है स्टेटमेंट तो उसे प्रूव करना है। अगर कोई स्टेटमेंट रॉन्ग है तो हम क्या करेंगे, काउंटर एग्जांपल से सारे ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे और जो ऑप्शन बचेगा वो आंसर होगा। तो एग्जाम में तो प्रूफ नहीं करना होता। अगर बाकी के 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और पार्ट 2 का क्वेश्चन है तो दैट मीन्स 4th ऑप्शन डेफिनेटली राइट होगा। या फिर अगर हमें काउंटर एग्जांपल नहीं आ रहा है तो किसी एक ऑप्शन को हमें प्रूव करना होगा। तो अब यहां पे हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करेंगे जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, बट जी होलोमॉर्फिक भी नहीं होगा, जिसकी मॉड जी ऑफ जेड की वैल्यू लेस देन 1 नहीं होगी, और एफ डैश जेड इज नॉट लेस देन 1। तो इस तरीके का हम कुछ एग्जाम्पल ढूंढते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एफ ऑफ जेड को वन अपॉन ए डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, वेर ए इज नॉन जीरो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सपोज एफ ऑफ जेड को 1/2 या 1/3 डिफाइन कर देते हैं। अब क्लियरली एफ ऑफ जेड का अगर हम मॉड लेंगे तो क्लियरली इसका डिस्टेंस लेस देन इज इक्वल टू 1 है, मीन्स ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर अब हम जब जी ऑफ जेड को डिफाइन करेंगे तो जो जी ऑफ जेड होगा वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड बाय जेड मीन्स 1/2 जेड। जब जेड की वैल्यू तो डेरिवेटिव तो 0 होगा, तो एफ डैश 0 पे भी क्या पॉइंट आएगी, 0, व्हेन जेड इज इक्वल टू 0। अब पहला ऑप्शन ये कह रहा था कि जी इज होलोमॉर्फिक, तो क्लियरली इट इज नॉट होलोमॉर्फिक क्योंकि जेड 0 पे डिफाइंड, तो ये होलोमॉर्फिक फंक्शन नहीं है। सेकेंड ये कह रहा है कि जो एफ जी ऑफ जेड का जब हम मॉड लेंगे तो वो लेस देन 1 होगा, तो क्लियरली अगर हम इसका मॉड लेते तो ये लेस देन 1 तो नहीं होगा। देयरफॉर मींस अगर इसका मॉड जेड लेंगे तो ये लेस देन 1 नहीं होगा क्योंकि ये अनबाउंडेड है। अब नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन, अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन ये है कि जो एफ डैश जेड होगा उसकी वैल्यू मॉड की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो इसे भी काउंटर एग्जांपल लेके हम डिस्प्रूव करते हैं। अब हमें पता है कि अगर किसी एक्स की वैल्यू या फिर सपोज किसी जेड की वैल्यू, अगर सपोज मॉड जेड इज लेस देन 1 है तो देयरफॉर मॉड जेड स्क्वायर इज लेस देन 1 होगा। तो हम क्या करते हैं, एफ ऑफ जेड को डिफाइन कर देते हैं जेड स्क्वायर। तो क्लियरली अगर हम जेड स्क्वायर डिफाइन करेंगे तो यहां पे जब हम मॉड एफ ऑफ जेड लेंगे या फिर सिंपल यहां पे हम z/4 z/6 या फिर कोई भी इवन नंबर ले सकते हैं, तो ये जो वैल्यू है सपोज अगर हम इसकी वैल्यू लेंगे तो ये हमारे पास जेड स्क्वायर होगा। अब अगर एफ ऑफ जेड का डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2z। अब 2z इज नॉट इज इक्वल टू 1। क्लियरली इसकी वैल्यू लेस देन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि 2 तो बाहर आ जाएगा और मॉड जेड की वैल्यू तो ये -1 से 1 के बीच में, तो क्लियरली इट इज नॉट लेस देन 1। तो देयरफॉर ऑप्शन 3 भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन नंबर 4 को प्रूव करना है। अब स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगा, बट अगर प्रूव करना है तो पिक स्क्वायर इनइक्वालिटी का हम यूज कर सकते हैं, पिक लेमा का, जो हमारे पास ऑलरेडी हम प्रीवियस इसके पहले कुछ लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, द स्क्वायर्स पिक लेमा। अब ये काफी सिंपल होता है कि अगर सपोज किसी पॉइंट पे एफ डैश 0 मॉड इज लेस देन एफ डैश जेड अपॉन माइनस, ठीक, तो सिंपल इसका यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं। तो देयरफॉर हमें प्रूव करना है कि एफ डैश 0 की वैल्यू लेस देन 1 होती है।
ठीक है। तो जब हम यहां पे 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास इज इक्वल टू 1 माइनस एफ डैश, सॉरी, तो देयरफॉर ये एफ ऑफ जेड स्क्वायर हो जाएगा। बट क्लियरली एफ ऑफ जेड की जो मॉड वैल्यू है वो तो लेस देन 1 है, और किसी नंबर का अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो तो 1 से, अरे 0 से ग्रेटर होगा। अब किसी नंबर 1 में से अगर पॉजिटिव वैल्यू को मैं माइनस कर रहा हूं, दैट मीन्स जो ये नंबर होगी इज ऑलवेज लेस देन इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा है कि एफ डैश 0 इज लेस देन 1। तो देयरफॉर बाय यूजिंग स्क्वायर-पिक लेमा वी कैन से दैट द ऑप्शन नंबर डी इज राइट एंड ए बी सी आर रॉन्ग। मीन्स हमारे पास ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बाकी ए बी सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, तो टाइम कम है, इसके लिए हम फटाफट देख लेते हैं कि लास्ट ऑप्शन में क्या करना है कि एफ और जी अगर होलोमॉर्फिक फंक्शन है, डिफाइन हो रहा है ए यूनियन डी पे, जहां पे ए को डिफाइन किया है कि वो सारे मॉड जेड जो कि 1 बाय जेड और 1 के बीच में है, मतलब ये एक एनुलस है कि वो सारे जेड जिनका डिस्टेंस 1 बाय 2 से लेके 1 तक है। सेकेंड ये कह रहा है कि जेड और 2 के बीच का डिस्टेंस लेस देन 1 होगा, यानी कि 2 पे खड़े होके 1 रेडियस का एक सर्कल बनाना। दैट इज वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 एट अ पॉइंट सेंटर 0 2। तो यहां पे सिंपल से एक थ्योरम यूज करते हैं कि अगर सपोज प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ जेड इंटू जी ऑफ जेड, पहले तो एक समझ आएगा, अगर प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल इंटू जी ऑफ जेड 0 हो रहा है, दैट मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। अब यहां पे अगर हम इन दोनों सेट के डायग्राम को ड्रॉ करें, तो काम करते हैं, पहले सेट के डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। एक सेट तो ये कह रहा है कि 2 पे खड़े होके एक रेडियस का सर्कल बनाना है, मतलब ये हमारे पास 2 माइनस 3, अरे सॉरी 2 पे है ना, तो ये इधर से इस तरीके से थोड़ा इसको छोटा कर देते, ठीक है। तो फिर क्या करना है इसमें, 1 और ये 2 पे खड़े होके 1 रेडियस का सर्कल बनाना है, मतलब ये 1 2 3। सपोज ये मान लो कि ये 1 रेडियस का सर्कल है, सपोज कर लो ये है नहीं। अब उसके बाद सेकेंड ये कह रहा है कि एक सेट है जो कि एनालस होगी, जिनका डिफरेंस मतलब मॉड जेड की वैल्यू 1 और 2 के बीच में, हाफ और 1 के बीच में, यानी कि कुछ इस तरीके का सेट होगा। सपोज ये हाफ और यहां पे 1 के बीच में। अब क्योंकि ये ओपन सेट है तो क्लियरली ये दोनों सेट जो होंगे, ये हमारे पास एक सेट है। अब ये और ये सेट आपस में कैसे, डिसकनेक्टेड सेट है। अब डिसकनेक्टेड सेट है, इसका मतलब अगर प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ जेड इंटू डी ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 फॉर ए यूनियन बी, वहां पे डी दिया है बट सपोज ए यूनियन बी पे है, तो देन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू ए, और एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू बी। ये एक थ्योरम है कि अगर सपोज ये दोनों से डिसकनेक्टेड है और दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू ए और एवरी जेड बिलोंग्स टू बी। तो मीन्स हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि एफ ऑफ जेड प्रोडक्ट अगर ये 0 है, अगर ये दोनों प्रोडक्ट 0 है फॉर एवरी यूनियन के लिए, दैट मीन्स कि आइदर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 होगा फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू ए, या फिर जी ऑफ जेड 0 होगी फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली हम बी के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड ऑप्शन हम सिंपल रिजल्ट मतलब प्रूव कर सकते हैं कि एफ ऑफ जेड इंटू जी ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 है फॉर एवरी ऑल जेड बिलोंग्स टू डी। देन ये कह रहा है कि आइदर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू डी, और जी ऑफ जेड इज इक्वल टू फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू डी, और ऐसे यहां पे ए के लिए कर रहा है। तो दोनों को हम प्रूव कर सकते हैं। प्रूव कैसे करेंगे मैं आपको हिंट दे देता हूं। अब ये दोनों प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। अब ये दोनों प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब अगर एफ ऑफ जेड 0 हो गया तो देन वी आर डन।
सपोज एफ ऑफ जेड इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स अब ये जीरो नहीं है तो प्रोडक्ट जीरो है, मतलब एक नंबर होगा, तो दैट मीन्स जी ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो. बट जी ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट अन, अरे अब जी ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो है, बट जी इज अ होलोमॉर्फिक फंक्शन हमारे पास गिवन है, और अगर एफ और जी एक होलोमॉर्फिक फंक्शन है, दैट मीन्स जो जीरोस होंगे वो आइसोलेटेड होंगे. अब जी ऑफ जेड क्या हो जाएंगे हमारे पास, आइसोलेटेड हो जाएंगे. अब जीरो आइसोलेटेड है, इसका मतलब एक ऐसी नेबरहुड एग्जिस्ट होगी सच दैट कि जिसपे जी ऑफ जेड नॉट इज नॉन जीरो. अब जी ऑफ जेड नॉट इज नॉन जीरो है, इसका मतलब एफ ऑफ जेड नॉट इज नॉन जीरो. अब एफ ऑफ जेड नॉट इज नॉन जीरो, अब एक नेबरहुड के अंदर कितने पॉइंट कंटेन करते, इनफाइनेटली मेनी पॉइंट, बट ये तो हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन हो गया. इसीलिए जो हमने एज्यूम किया था कि एफ ऑफ जेड इज नॉन जीरो है, वो डिस्प्रूव हो जाएगा. इसका मतलब एफ ऑफ जेड इज जीरो फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू डी. अगर एफ ऑफ जेड जीरो नहीं है तो इसका मतलब जी ऑफ जेड जीरो होगा फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू डी. तो सिमिलरली हम ए के लिए प्रूव कर सकते हैं, मीन्स हमारे पास बी एंड सी ऑप्शन राइट हो जाएगा. बाकी डी के लिए एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर एफ ऑफ जेड दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो है, जेड बिलोंग्स टू ए यूनियन डी, तो कैसे ले लेंगे. ए को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे. सपोज एफ ऑफ जेड को हम डिफाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे सपोज ए नंबर ले लो, यहां पे जीरो, वेर सपोज ए इज नॉन जीरो.